गाइस अगर तुम सच में आज कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये वीडियो शुरू के 10-15 मिनट थोड़े से बोरिंग हो सकती है, पर आगे तुम्हें सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई आ गया एक नई एनिमे सीरीज लेकर जिसमें कॉमेडी, एक्शन और एंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें खून लगी शॉट को दिखाया जाता है। इसमें खून की बूंदें जमीन पर टपक रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे समुराई जो कि एक लड़के पर हमला कर देते हैं, पर वो लड़का अकेला ही उन सभी समुराई को धूल चटा देता है। तभी वहाँ एक दूसरे समुराई का ग्रुप आता है और उनका पूरा ग्रुप वहाँ की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर चारों तरफ लाशें पीछे होती है और बीच में खड़ा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। उस ग्रुप का एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर उनका लीडर उसे रोक देता है और कहता है तुम अभी भी जख्मी हो और ये मेरा शिकार है। उसके बाद वो कैप्टन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, उसका नाम साइतो है और वो इस ग्रुप का लीडर है और अब वो उससे लड़ना चाहता है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो गली पर चलकर कहीं जा रहा होता है। तभी एक लड़की उसे बत्तोसाई कहकर बुलाती है। दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर का निक नेम बत्तोसाई है। वो पलट कर देखता है तो एक लड़की जो कि लकड़ी का तलवार पकड़े हुए होती है वो उसे ये मानने के लिए कह रही होती है कि वो बत्तोसाई है, पर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो लड़की कहती है कि तुम नाटक मत करो, आखिर कोई भी इतनी रात को तलवार लेकर नहीं घूमता। ऊपर से वो लड़की अपना स्वॉर्ड निकालकर हमला कर देती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से बचता हुआ जानबूझकर एक खंबे से टकरा जाता है ताकि उस लड़की को भरोसा दिला सके कि वो जो सोच रही है वो बत्तोसाई नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ये आइडिया काम भी कर जाता है। वो लड़की उससे पूछती है आखिर वो कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो एक रुरोनी है जिसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे रुरोनी का मतलब होता है एक तलवारबाज जो कि हमेशा सफर करता है, घूमते भटकते रहता है। वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम तलवारबाज हो तो भी, पर इस शहर में तलवार लेकर घूमना मना है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को तलवार को देखती है जो कि बिना धार तलवार होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं इस तलवार से किसी को जख्मी कर सकता हूँ। उसके बाद अब उसे पूरी तरह भरोसा हो जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बत्तोसाई नहीं है। और तभी वो लड़की पुलिस की आवाज सुनती है और उस तरफ जाने लगती है। उसके बाद हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि खुद को बत्तोसाई बताकर पुलिस वाले को मार रहा होता है। तभी वो लड़की अचानक से उस मास्क वाले आदमी पर हमला कर देती है। अरे पर ये क्या, वो लड़की खुद ही जख्मी हो जाती है। वो मास्क वाला आदमी उस लड़की पर हमला करने वाला ही होता है, पर काइसेन आकर उसे बचा लेता है। और हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम काइसेन है। वो मास्क वाला आदमी काइसेन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पुलिस का बैकअप आ जाता है तो उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो लड़की जख्मी होने के बावजूद भी उसका पीछा करने का सोचती है, पर काइसेन उसे रोक देता है और कहता है घायल होने के बाद में किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है, मम्मी बहुत मारेगी बेटी तुमको। वो लड़की बताती है कि बत्तोसाई काम्या का सिंड्रोम आपके टेक्निक से लोगों को मार रहा है जो कि उसके परिवार की टेक्निक है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाहती है। पर काइसेन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पुलिस वाले हमसे पूछताछ करेंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को लेकर घर आ जाता है। फिर वो लड़की काइसेन को बताते कि शुरुआत में उनकी शॉर्ट टेक्निक उतनी मशहूर नहीं थी और उनके पास बस 10 स्टूडेंट थे और वो लोग उन्हें काफी मेहनत से टेक्निक सिखाते थे। पर 2 महीने पहले एक आदमी सड़कों पर लोगों को मारना शुरू कर देता है और ये हालत हो गई। वो बताती है कि उसके स्टूडेंट बत्तोसाई के नाम के खौफ से एकेडमी आना छोड़ दिया और कहती है मैं उस बत्तोसाई के बारे में तो नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ कि मुझे उसका जुल्म खत्म करना होगा। काइसेन कहता है अच्छा मैं समझ गया, और मैं चाहता हूँ कि तुम रात को यहाँ वहाँ मत घूमो क्योंकि वो आदमी तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर था। तलवारबाजी की टेक्निक इतनी जरूरी नहीं कि तुम उसके लिए अपने जान बाजी में लगाओ। गौरी कहती है काम्या का सुंदर तलवारबाजी की टेक्निक उसके फादर ने बनाया था। उसके फादर को जानलेवा तलवार काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने 10 साल मेहनत करके इस टेक्निक को बनाया था। पर फिर उसके फादर को सेना की तरफ से जंग में भर्ती कर लिया जाता है और वो आखिर में मारे जाते हैं। पर खुद को बत्तोसाई कहने वाला वो आदमी काम्या का सिंदूर तलवार का नाम लेकर 10 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और ये उनके टेक्निक को बदनाम कर रहा है। और वो कैसे इनसे कहते हैं कि तुम एक रोनोनी हो इसलिए तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। भाई लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है। फिर कैसेन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। बोलता है तो केवल मुंह लगा शेमड़ी। फिर वो बूढ़ा आदमी काउरी से कहता है कि उसे किसी भी अजनबी से दोस्ती बनाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद सुबह हो जाती
जाती है। हम कावरी को उसी बूढ़े आदमी के साथ चलते हुए दिखाया जाता है। अभी वो लोग एक जगह पर काफी ज्यादा भीड़ देखते हैं और जब वहाँ सामने जाकर देखते हैं तो काइसेन दिखता है, जिसको पुलिस ने तलवार लेकर घूमने के जुर्म में पकड़ लिया होता है। कावरी उसे बचाने के लिए पुलिस के पास जाती है, पर पुलिस और कावरी की बहस हो जाती है। पर कावरी के साथ वो बूढ़ा आदमी होता है, वो पुलिस को रिश्वत देता है और बात को सेटल कर लेता है। ले भाई पकड़ 10 का नोट और खसक ले। फिर काइसेन उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया करता है कि उसने उसको बचा लिया। कावरी उससे पूछती है कि आखिर वो इस शहर में कर क्या रहा है, क्या उसे कोई काम है। काइसेन कहता है कि हाँ उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ रुका है। फिर काइसेन उस मास्क वाले आदमी के बारे में पूछता है। इसके बाद कावरी बताती है कि उसने उस आदमी का काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लिया, जो कि दूसरे गांव में अकेडमी में रहता है। वो एक लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा ताकतवर आदमी है। कावरी उसके बारे में और भी काफी सारे इंफॉर्मेशन देती है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसे घर जाकर खाना बनाना है और वहां से चला जाता है। काइसेन उससे पूछता है कि इस बूढ़े आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। कावरी बताती कि वो आदमी उसके साथ रहने वाले नौकर जैसा है और वो उसे रोड पर पड़ा मिला था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद काइसेन पूछता है कि आखिर वो बुढ़ाऊ है कहाँ से, पर कावरी बोलती है पता नहीं, बस पड़ा मिला था तो रख लिया, मेरे पास उसका कोई जानकारी नहीं है। अरे वो पागल लड़की बुढ़ाऊ हरामी हो सकता है, तुझे समझ नहीं आता क्या दुनिया कितनी मतलबी है। फिर काइसेन उसे काफी ज्यादा लापरवाह कहता है और वहां से कुछ काम का बहाना लेकर जाने लगता है। पर कावरी उसे रुकवाती है और उसे शुक्रिया करती है कि उसने उसे बचाया था, पर उसने उसे काफी बुरा बुरा बोला और इस वजह से वो माफी भी मांगती है। काइसेन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये सब चीजों को माइंड नहीं लेता, मिलकर बॉस। उसके बाद रात हो जाती है। काइसेन उसी गांव वाले अकेडमी में पहुंच जाता है जहाँ वो मास्क वाला आदमी रहता है। काइसेन का दरवाजा काफी जोर जोर से पीटने लगता है, अबे खोल बे, बाहर निकल। और तभी अंदर से एक गुंडे जैसा आदमी निकलता है और कहता है अबे क्या काम है तुझसे। काइसेन सीधे उस लीडर के बारे में पूछता है, पर वो आदमी कहता है कि रोमियो जी यहाँ पर नहीं है। काइसेन कहता है अच्छा तो उसका नाम हिरुमा है, और मुझे तो लगा था कि उसका नाम बत्तोसाई है। और बत्तोसाई का नाम सुनकर वहाँ के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कावरी की तरफ। हम देखते हैं कावरी के पास वही बूढ़ा हुआ आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेडमी के बारे में। कावरी कहती है वही मुझे नहीं बेचना यार अकेडमी, तो जाना रे बूढ़ा यहाँ से, और उसे साफ मना कर देती है। पर तभी वहाँ वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसके काफी सारे लोग आ जाते हैं। बूढ़ा बताता है कि ये मास्क वाला आदमी उसका छोटा भाई है और ये सब उसकी साजिश थी इस एडमी को हड़पने के लिए। बोला था ना शेमड़ी तेरे को, पगलेट है तू पूरी, अब भुगत। तभी हमारा हीरो वहां पहुंच जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। वो मास्क वाला आदमी काइसेन को अंडर एस्टिमेट करता है और अपने कुछ लोगों को उसको हमला करने के लिए कहता है। काइसेन काफी आसानी से एक एक फटके में 5-5 लोगों को मार देता है भाई। और यहाँ कावरी उसे भागने के लिए कह रही थी, अरे भाई बच्चा समझ रही है क्या। पर यहाँ काइसेन अब सभी लोगों को हरा देता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि असली बत्तोसाई तो भाई है। इसके बाद भी वो मास्क वाला आदमी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे लड़ने के लिए आता है, पर अपना काइसेन भाई उसे एक ही अटैक में ढूल चटा देता है। इसके बाद अब बारी आती बुढ़ाऊ की और वो बुढ़ाऊ तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। काइसेन कावरी से माफी मांगता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, और अगर मैं चाहता तो ये सच तुम्हें कभी नहीं बताता। वहां से जाने लगता है, पर कावरी कहती है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यहाँ अकेडमी चला सकते हैं। काइसेन कहता है हाँ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम कावरू को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि एक हफ्ता बीत चुका है और सड़क पर होने वाले हादसे भी बंद हो चुके हैं, पर मेरा एक भी स्टूडेंट अकेडमी में वापस नहीं लौटा। काइसेन कहता है अगर कोई एक बार तलवारबाजी छोड़ देता है तो वो वापस नहीं आ सकता, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। कावरी कहती है पर मेरा गुस्सा तुम्हारे कारण भी है, एक तो तुम ऐसे बच्चे जैसे दिखते हो लेकिन तुम्हारी एज 28 साल है, ये तो एक साम्राज्यवादी होने के लिए काफी कम उम्र है। काइसेन कहता है अच्छा ये परेशानी है, तो अगर मेरी उम्र 30 से ज्यादा हुई तो चलेगा। पर कावरू कहती है ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, तुम चुप ही रहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम कावरू और काइसेन को दूसरे एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि कावरू को प्रैक्टिस करनी होती है और पास ही वाले गांव में उसके पहचान का एक एकेडमी होता है। वो लोग वहां जा रहे होते हैं, पर काइसेन से एक बच्चा आकर टकराता है और उसका पर्स चुरा लेता है, पर कावरू उसे पकड़ लेती है। वो लड़का कहता है अरे दूर हट बदसूरत औरत, और फिर उन दोनों की बहस होने लगती है। अबे तूने
मुझे बदसूरत कैसे बोला? मैं यहाँ की महान शॉट्समैन हूँ, तुझे पता भी है क्या? पर यहाँ पर काइसन उन दोनों को शांत करवाते हुए उस बच्चे को अपना पर्स दे देता है और बोलता है अगली बार से मत पकड़ाना और जा जी ले अपनी जिंदगी, और फिर वहां से जाने लगता है। पर तभी वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका काइसन को उसका पर्स वापस फेंक कर मारता है और कहता है मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं, मैं खुद से कमा खा लूंगा। भाई इतना एटीट्यूड वाला और ईगो वाला है तो खुद से कमा लेता, चोरी क्यों कर रहा है? उसके बाद वो लड़का अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। मेरे पापा वो थे, ये थे, मेरे पापा बहुत बड़े एकेडमी के मालिक है, मैं तो बस तुम लोग को आजमा रहा था क्योंकि तुम तलवार लेकर घूम रहे हो तो मुझे शक हुआ तुम्हारे ऊपर। काइसन कहता है अरे बच्चे तुम अभी भी ये दिखावा कर रहे हो, तुम एक बच्चे हो पर मुझे लगता है तुम्हारा दिल काफी ज्यादा मजबूत है। वो लड़का कह रहा है अभी बच्चा किसको बोल रहा है, मेरा नाम याहिको है। उसके बाद काइसन उस लड़के से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बच्चा कह दिया था। ये भी क्या बात है भाई, भलाई का जमाना ही नहीं है, बच्चे को बच्चे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उसके बाद वो बच्चा वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। फिर काइसन और काओरी टोक्यो पहुंच जाते हैं और वहाँ चारों तरफ देखते तो अलग अलग तरह की दुकान होती है। मेरे हिसाब से ये कोई मार्केट है। काओरी काइसन से पूछती है वैसे तुम यहाँ आने से पहले रहते कहाँ थे, तुम्हारा कोई ठिकाना बिकाना है कि नहीं भाई? काइसन कहता है मैं तो एक रोनी हूँ, मैं भटकता रहता हूँ। काओरी पर मन में सोचती है समझ नहीं आता ये एक रोनी बनाई क्यों। पर ये सभी बातों को छोड़ते हुए काओरी काइसन से कहती है कि वो शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रही है, तब तक वो उसकी कुछ बताए सामानों को खरीद कर ला दे। काइसन चला जाता है तभी काओरी के पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकता है और उसमें एक ऑफिसर बैठा होता है। वो पूछता है कि पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता कहाँ है। काओरी उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता बताती है, यहाँ से लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट जाना और चले जाना। फिर उसके जाने के बाद काओरी अपने मन में सोचती है आखिर वो आदमी था कौन, उसने पहले कभी तो उसे यहाँ नहीं देखा। हमें पता चलता है कि वो आदमी बदतोसाई मतलब काइसन की तलाश कर रहा है और फिर हम उसी चोर बच्चे को देखते हैं, इसका नाम याहिको है लेकिन मैं इसको चोर बच्चा बोलूंगा अभी। और तभी उस चोर बच्चे के पास कुछ गुंडे आते हैं bully करने। हर एनीमे में होते हैं भाई, इसमें भी है। फिर वो लोग उसको bully करने लगते हैं और पैसे मांगते हैं। याहिको कहता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है पर मैं तुम लोग को शाम तक दे दूंगा। और ये सुनकर वो आदमी उसे काफी ज्यादा मारने लगता है कि उसे जल्दी पैसा देना चाहिए। फिर हम काओरी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है, पर तभी वो देखती है कि सभी लोग भागकर किसी तरफ जा रहे हैं। वो एक को आदमी को रुका कर पूछती है कि वो आखिर भाग क्यों रहे हैं। वो आदमी कहता है कि पुलिस वाले ने किसी को तलवार रखने के जुर्म में पकड़ा है और हम सभी को पता है कि आखिर कौन गिरफ्तार हुआ होगा। फिर हम काइसन को देखते हैं जिसे कि पुलिस वालों ने घेर लिया होता है और अपनी तलवार पुलिस वाले को देने के लिए कहते हैं, पर काइसन उनकी बात नहीं मान रहा होता। पर तभी वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाती है जिनके हाथों में तलवार होती है। यहाँ नॉर्मल पुलिस इस स्पेशल पुलिस फोर्स से बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि काइसन ने अभी तक कोई भी हमला नहीं किया है और वो लोग उसे बात करके संभाल लेंगे। पर तभी वो स्पेशल पुलिस फोर्स वाला लेफ्टिनेंट, इसका नाम उजाकी है, वो पुलिस वाले को अपने शॉट से मारता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद उजाकी काइसन को काफी ज्यादा भड़काने लगता है क्योंकि अगर काइसन ने उस पर तलवार निकाल कर हमला किया तो उजाकी को काफी आसानी होगी उसे मारने में, क्योंकि वो एक रिपोर्ट दे सकता है कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस पे उसे मारा है। फिर वो लोग काओरी को हॉस्टेज बना लेते हैं और कहते हैं अगर काइसन ने उनके ऊपर तलवार नहीं उठाया तो वो काओरी के साथ काफी बुरा करेंगे। पर काइसन अभी भी नहीं मानता। उसके बाद उजाकी कहता है कि यहाँ सभी लोग को मार दो जो भी आवाज उठाएगा। पर तभी काइसन काफी गुस्से में कहता है मिस काओरी के खिलाफ या शहर वाले किसी एक के भी खिलाफ अगर तुम्हारी तलवार 1 इंच भी चली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और मैं तुमसे लड़ूंगा, तो मुझसे लड़ो। पर उजाकी तो यही चाहता था और वो हाँ कर देता है और कहता है कि ये मत बोलो कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर तुम्हें मार सकता हूँ, अबे छू तो ले उसको। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी घोड़े वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़े ओहदे पर होता है और किसी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। और यहाँ बात चल रही होती है बत्तोसाई के बारे में, मतलब हमारे काइसन के बारे में। वो ऑफिसर उस दूसरे ऑफिसर से कहता है कि वो जिसके लिए यहाँ आया है दरअसल वो फेक बत्तोसाई है, पर वो कह रहा है कि उसने असली बत्तोसाई से मार खाई है और उसी ने उसे पकड़वाया है जो कि हमारा काइसन है। पर वो ऑफिसर ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लुटेरे झूठ बोल रहे हो। फिर वो घोड़ा गाड़ी वाला ऑफिसर बताता है कि बत्तोसाई वो महान नायक है जिसने अपनी तलवार की मदद से कई क्रांतिकारी नायकों को बचाया है और उसके बिना ये क्रांति कभी सफल नहीं हो पाती और उसने
कभी अपने मतलब के लिए लोगों को नहीं मारा। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है। वो ऑफिसर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते? फिर वो सोल्जर माफी मांगता है और कहता है कि एक तलवारबाज ने उसकी स्पेशल फोर्स को हरा दिया है। फिर वो सोल्जर बताता है कि वो तलवारबाज अकेला था, उसका हाइट छोटा था और वो एक लाल बाल वाला लड़का था। और ये सुनकर वो घोड़ा गाड़ी वाला समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बत्तोसाई है। ऐसे इसका नाम घोड़ा गाड़ी वाला नहीं है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस आदमी का मुझे नाम नहीं पता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। काइसेन वहाँ सभी पुलिस वालों की बैंड बजा रहा होता है और वहाँ आखिरी बारी होती है उजाकी की। उजाकी उस पर अपनी काफी पावरफुल टेक्निक का यूज करके हमला करता है, पर फिर भी काइसेन उसे हरा देता है। और ये देखकर तो हाइको काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर काइसेन को सभी लोग घेर लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ वही ऑफिसर आता है, घोड़ा गाड़ी वाला, इसका नाम यामागाता है। यामागाता काइसेन से कहता है कि आखिर मैं तुमसे मिल ही क्या? काइसेन कहता है, अरे वाह, आपने तो दाढ़ी बढ़ा ली है, बिल्कुल मुच्छड़ लग रहे हो भाई साहब। यामागाता कहता है कि वो काइसेन को अपने साथ ले जाने आया है और वो उसे काफी अच्छी बड़ी पोस्ट देगा। पर काइसेन मना कर देता, बोलता है, अरे जा रही तू यहाँ से, और कहता है मैं अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और वहां से चला जाता है। और दूसरा वाला लेफ्टिनेंट कहता है कि शहर वालों का कहना है कि गलती दरअसल पुलिस वालों की थी और उस लड़के की तलवार काफी ज्यादा सेफ है, तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। पर मुझे लगता था कि बत्तूसा एक काफी बेरहम और काफी क्रूर तलवारबाज है, पर असलियत में तो वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम काउरी और काइसेन को चलते हुए देखते हैं। फिर काइसेन काउरी से माफी मांगता है कि उसने उसकी वजह से अपना रिबन को तोड़वा लिया, और काउरी कहती है कोई बात नहीं, बस बदले में तुम मेरे बताए गए सभी सामान को अच्छे से खरीद कर लाना। काउरी अपने मन में सोचती है, अब उसे समझ आया कि काइसेन आखिर रोनी क्यों बनकर रहना चाहता है, क्योंकि वो आजादी चाहता है, हमेशा आजाद रहना। और फिर हम योगी को देखते हैं जो कि रोड पर चलता हुआ जा रहा होता है और वो काइसेन की बातों को याद कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स जमीन पर गिरा हुआ है और वो उसे उठाने ही वाला होता है, पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हम काइसेन को देखते हैं जो काउरी के बताए सभी सामानों को लेकर पहुंच चुका होता है, और काइसेन के जेब से वही वॉलेट गिरता है जो कि उस लड़के ने चुरा लिया था, पर उसने उसको वापस भी कर दिया था। काइसेन अपने मन में सोचता है, अगर समय बदला नहीं होता तो वो लड़का एक काफी अच्छा समुराई बन गया होता। फिर हम याहिको को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठा होता है और उसके पास वही दो लड़के आते हैं बुली वाले, और वो उससे पैसे मांगते कि शाम हो गई भाई, अब पैसे दे। पर याहिको उसे पैसे देने से मना करता है और बोलता है अब वो चोरी का काम नहीं करेगा। पर ये सुनकर वो बदमाश लड़का उसे मारने लगता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम काउरो को देखते हैं जो कि शॉट प्रैक्टिस करके घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि दो बदमाश लड़के याहिको को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हीं पूरे बदमाश लड़के के ग्रुप को देखते हैं। वो आदमी अभी भी याहिको को माफी मांगने के लिए कह रहा होता है और मार रहा होता है, पर उनका लीडर कहता है अरे बस कर भाई, इतना मारेगा तो वो मर जाएगा। फिर वो काका याहिको से कहता है, अरे याहिको, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो अपना गुजारा कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि समुराई हो इसलिए बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब समय बदल चुका है और अब बस पैसों का राज चलता है भाई, पैसों का राज तो हमेशा चलता है। वो काका याहिको को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि भाई चोरी कर ले, पर अपना याहिको भाई भी अड़ियल, नहीं मानूंगा मतलब नहीं मानूंगा। पर ये बात उन लोगों को थोड़ी पसंद नहीं आती और फिर याहिको को पटक कर लतियाना शुरू। पर वो लोग मारते मारते एक गलती कर देते हैं कि जब वो उसे मार रहे होते हैं तो वो उसके माँ पापा को गाली दे देते हैं, और ये बात अपने याहिको भाई से बर्दाश्त नहीं होती। और फिर का जो आदमी उसके माँ पापा को गाली दे रहा होता है, याहिको लपक कर उसके दोनों घोटों को पकड़ लेता है और पूरे 1.5 गिलास गन्ने का जूस निकाल देता है। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और जमीन पर लेट जाता है। याहिको कहता है मेरे पिताजी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सागुनाथ से गद्दारी करके शाही फौज छोड़ दिया और दूसरे फौज की तरफ से लड़े और शहीद हो गए, और मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए काफी तकलीफ उठाई और पैसे कमाए और बीमार होकर मारी गई। मेरे माँ पिताजी महान थे और बेहद खुददार इंसान थे, वो काफी खुददारी से जिए, इसलिए मैं कभी उनकी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। भाई हमारे याहिको भाई की भी कहानी काफी ज्यादा दर्द भरी है, तो इस पे भर एक वीडियो बननी चाहिए। पर अब आदमी को गुस्सा आ चुका था जिसके गोटों से याहिको भाई ने गन्ने का जूस निकाल दिया था, और अब वो अपनी कटाना निकाल कर याहिको पर हमला करने ही वाला होता है। पर बताओ बताओ कौन आने वाला है? सही पहचाने, तुम्हारा और हमारा सबका चहीता काइसेन। काइसेन दरवाजा तोड़ता हुआ एकदम सुपर हीरो वाला एंट्री लेता है और एक लात जमा कर उस आदमी को मारता है। फिर उनका बॉस कहता है अबे तू कौन है, सारे लड़के को अंदर बुलाओ और मार डालो इसे। पर काइसेन कहता है क्या भाई, किसको बुला रहे हैं? अच्छा वो लोग,
वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो इसलिए मैंने उन लोरी सुनाकर सुला दिया। और ये सुनकर तो हमारे काका की चिड़िया उड़ जाती है और चड्डी गीली और पीली दोनों हो जाती है। कैसन कहता है, मैं बस बच्चों को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए भाई। पर वो पीछे वाला आदमी कहता है, यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सही कहते हैं भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कैसन अपनी तलवार से उसको एक हेलीकॉप्टर शॉट मारता है और वो सीधा बाउंड्री के बाहर। जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर कैसन कहता है, मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे में से एक आदमी भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और ये बात सुनकर तो उस चेहरे के काका का रंग ही बदल जाता है। वो कहता है, अरे भैया तुमने क्यों तकलीफ की, हमको फोन कर देते, हम खुद आ जाते लड़के को छोड़ने घर, मैं कोई बुरा इंसान थोड़ी हूँ। फिर काइसन याहितो के पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना बच्चे? दरअसल मैं गुंडों के हर एक ग्रुप में ढूंढ रहा था, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा होता है। यहाँ याहिको काइसन पर ही फायर हो जाता है, बोलता है, तुझे किसने बोला था बचाने के लिए? मैं अकेला ही संभाल लेता रहा इन लोग को, जानता है तू कौन हूँ मैं, इनको तो मैं अकेला ही हरा सकता था। अच्छा बच्चू, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अगर 1 मिनट भी लेट होता ना वो तो तेरी गर्दन कहीं और शरीर कहीं और मिलता। पर खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी लड़के ने काफी कुछ सह रखा है। कैसे कहता है, माफ करना मैंने तुम्हें फिर से कमजोर समझ लिया, पर ठीक है, मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे चोटों पर दवाई लगा दूंगा यार। फिर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, पर एक आदमी कैसन पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो काका समझदारी दिखाकर उनको रोक देता है और कहता है, अबे पागल है क्या, लड़ने जाएगा तो 3 महीने तक आंख नहीं खुलेगी तेरी। मैंने उसकी आंखों में कातिल देखा जो एक दो लोगों को मारने के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के मारने के बाद बनता है। तुम उससे लड़ोगे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे, एक बच्चे के बदले वो हमारी जान बख्श रहा है, ये तो फायदे का सौदा है। काका समझदार है वैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें याहिको और काइसेन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर चलते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ याहिको उस आदमी लोग को काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है और याहिको कहता है, मुझे तलवारबाज बनना है ताकि मैं तुम्हारी मदद के भरोसे ना बैठा रहूं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम काओरू को देखते हैं जो कि यहाँ याहिको और काइसेन के इंतजार में खड़ी होती दरवाजे के सामने। अरे भाई कब आएंगे लोग, मुझे भूख लग रही है। और तभी वो लोग आ जाते हैं और फिर काइसेन याहिको को कहता है कि अब से मिस काओरी तुम्हारी तलवारबाज की टीचर है। और ये सुनकर तो उन दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है। यही तो कहता है, क्या मैं तलवार सिखाना सीखूंगा, वो भी इससे, काली चुड़ैल से? फिर काओरी कहती है, मैं इस घमंडे बच्चे को सिखाऊंगी, पागल है क्या भाई तू? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। काओरू याहिको को तलवार चलाने के लिए तलवार देती है, पर याहिको उसे फेंक देता, बोलता है, मुझे काइसेन से तलवारबाजी सीखनी है। पर यहाँ काइसेन साफ मना कर देता है कि वो अपनी टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाएगा और कहता है बेहतर यही होगा कि याहिको काओरी से सीखे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एकेडमी में आए होते हैं अपने एडमिशन के लिए, क्योंकि ये बात चारों तरफ फैल गई थी कि काइसेन ने अकेले ही सभी तलवारधारी पुलिस को हरा दिया है। पर काइसेन सभी स्टूडेंट के पास जाकर कहता है, काओरी जो ट्रेनिंग करती है वो टेक्निक मैं यूज नहीं करता, मैं अलग टेक्निक यूज करता हूँ जो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहूंगा। अगर तुम काउरी की टेक्निक सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो। पर ये बात सुनकर वहां पर एक आदमी भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, काउरी कहती है, अगर तुम उस दिन उन सभी स्टूडेंट को नहीं भगाए होते तो आज मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट होते। पर काइसेन उसे समझाता हुआ कहता है, जो स्टूडेंट गलत फहमी की वजह से यहाँ आए थे वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 6 महीने रुकते, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए उनका ना होना ही ठीक है। काइसेन कहता है, उसके बजाय तुम उन्हें सिखाओ जो तुमसे सीखना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं दो लोगों को जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन वापस काउरी की तरफ आता है, वो याहिको को ढूंढ रही होती है और कहती है, पता नहीं ये गंदा जबान वाला बच्चा कहाँ चला जाता है। पर ये सभी बातें याहिको छत पर बैठकर सुन रहा होता है और वो काउरू को अपनी चप्पल फेंक कर मारता है और बोलता है, हाँ भैया मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही हो, तुमसे तलवारबाजी सीखने से अच्छा तो मैं खुद ही सीख लूंगा। फिर हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो गुंडों से बचकर काउरू के एकेडमी में आ जाते हैं। काउरू उनसे पूछती है, ये चोट कैसी लगी? तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं जो इन दोनों को आदमी का पीछा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं, अब तुम नहीं भाग सकते, तुम दोनों तो मरोगे। पर काउरी उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है और आखिर उसका स्टूडेंट्स का पीछा क्यों कर रहे हैं। पर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं और काउरी उन दोनों को काफी आसानी से पेल देती है। काउरू फिर से हीरा और अरागी से पूछती है कि आखिर क्या चक्कर है। वो लोग कहते हैं, कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर शहर में हंगामा कर रहे थे, पर जब उन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। अब वो लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं
कि और भी काफी सारे गुंडे उन लोग के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कावरू सभी को घर के अंदर चलने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर उन गुंडों का लीडर आ जाता है और कहता है लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा कि इस सामाजिक गैंग की बेइज्जती करने का इंतजाम क्या होता है। यहाँ कावरी घर के अंदर याहितो को बता रही होती है कि ये लोग मंजू गुरेन गैंग से हैं, जो कि याकुजा से ज्यादा बेरहम और पर दिक्कत यह है कि वो लोग ऐसे समय पर आए हैं जब काइसेन वहां पर नहीं है। और ये सुनकर तो यही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, पूछता है आखिर वो गया कहाँ है काइसेन। कावरी बताती है काइसेन काइसेन को तो मैंने बाजार भेजा है शक्कर नमक लाने के लिए। यही को उससे कहता है अबे तू पागल है क्या, यही समय मिला था तुझे, एक साथ सब सामान मंगा लेती क्या। फिर वो दोनों लोग कहते हैं अब हम क्या करेंगे मिस कावरू। यही को कहता है देख भाई हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते और हमें मत घसीट, इस सब तेरी मुसीबत है, तू अपने सिर ले ले। कावरू कहती है नहीं यही को इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। यही को कहता है अरे वो पगलेट लड़की तो थोड़ी सी पागल है क्या जो तू इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। और फिर यही को अपना भाई कहता है तुम दोनों जब यहाँ आए थे तभी तुमसे शराब की बदबू आ रही थी, इसका मतलब यह है कि शराब उन लोगों ने नहीं तुम लोगों ने पिए थे और हंगामा भी तुम्ही ने किया होगा भाई। फिर कावरू उन लोगों से पूछती है कि क्या यही को सच बोल रहा है और उन दोनों की लड़के की आंखें शर्म से झुक जाती है, इसका मतलब सब कुछ सामने है। यही को अपना भाई सही बोल रहा था, लड़का भले ही खड़ूस है मगर दिमाग का यूज कावरी से ज्यादा करता है। और अब उसके बाद वो दोनों लड़के माफी मांगने लगते हैं, तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस सामाजिक गैंग वालों ने एक लकड़ी की तोप ला ली होती है और वो उन लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो पूरा तबाही मचा देंगी शहर में। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लड़के को बाहर भेजेंगे पर वो लोग खुद ही अंदर आने लगते हैं और यही को कहता है तुम उन दोनों को लेकर जा सकते हो, इनसे हमारा कोई लेता देना नहीं। पर उनका लीडर कहता है तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सभी को समेट लिया जाएगा, सजा तो तुम सभी को मिलेगी। पर कावरू कहती है तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो पर इन तीनों को छोड़ दो, और जाकर सामने खड़े हो जाती है। पर जैसे ही इस समाज के गैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आता है यही को उड़ के एक लात मारता है और बोलता है इन बुजदिल जैसा मैं नहीं हूँ, मैं खड़ा होकर नहीं देख सकता, समझ रहे हो ना। फिर वो उनका लीडर उन पर हमला करने वाला होता है और फिर बताओ बताओ कौन आया, सही बोले हमारा भाई काइसेन। काइसेन कहता है मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है पर मैं तुम्हारे इस तोप को देखकर जानना चाहूंगा कि तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। पर वो लोग काइसेन को देखकर अपनी तोप उसकी तरफ चला देते हैं पर अपना भाई बिना कोई हिचकिचाहट के वहीं पे खड़ा रहता है और काफी रफ्तार से उस तोप के गोलों को दो टुकड़ों में काट देता है। और ये देखकर तो उन लोगों की चड्डी गीली पीली नीली हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग जो भी बात हुई थी काइसेन को बता देते हैं कि ये सीन था भाई, देख लिया हमारी कोई गलती नहीं थी। काइसेन उन दोनों लोगों से कहता है ठीक है तुम दोनों जा सकते हो पर हाँ अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम लोग यहाँ के स्टूडेंट थे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हमारा याहिको भाई भी कावरू को अपना टीचर मान लेता है। और तो एपिसोड की शुरुआत में हमें याहिको को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है पर वहीं पर काइसेन अपनी शॉट से लकड़ियों को काट रहा होता है। इससे याहिको डिस्टर्ब हो रहा होता है और कहता है अरे बस कर भाई, घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि जब कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके सामने लकड़ियां नहीं काटते, और लकड़ियां काटनी भी है तो कुल्हाड़ी से काटना, इतनी सफाई से क्यों काट रहे हो। और जब मैं कहता हूँ कि तलवारबाजी सिखा दो तो मैं अपनी नानी माँ याद आती है। पर तभी वहाँ पर कावरू आके उन्हें शांत करती है और उन्हें एक पेंटिंग दिखाते हुए कहती है अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। पर ये बात जितनी मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आई उतनी याहिको और काइसेन को भी नहीं आती है। फिर कावरू बताती है कि हमारे खाने पीने और खर्चे का इंतजाम हो गया है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो बताती है कि साफ सफाई करते समय उसको उसके दादाजी की बनाई एक पेंटिंग मिली जो कि काफी ज्यादा रेयर थी और इसे बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। याहिको कहता है कितनी लालची है भाई ये, वैसे सही में है। और ये सुनकर कावरू याहिको को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर एक टपली देती है और कहती है जब देखो बकवास करते रहते हो, कभी तो सीधी बात कर लिया करो। और फिर से उनकी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ काइसेन सोचता है कहाँ आ गया यार मैं इनके बीच में। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि एक रेस्टोरेंट पर बैठ के एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और इनसे बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं काइसेन और कावरी याहिको सभी उस रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ की ओनर कावरी को देखकर कहती है अरे आप कैसी है मिस कावरी। कावरी कहती है मैं ठीक हूँ, आप बताओ। वो ओनर कहती है ये आदमी आपको बॉयफ्रेंड है क्या। पर कावरी इस बात से मना करती है और कहती है ये हमारे एकेडमी का गेस्ट है
और वो लोग उन लोगों के सामने वाली टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ वो आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी बहस कर रहे थे। रेस्टोरेंट के ऑनर उनसे कहती है उन पर ध्यान मत दीजिए, वो सब बावली बैल है। पर तभी उन कार्यकर्ता में से एक आदमी बहस करता हुआ गुस्से में आकर अपने पॉट फेंक कर मारता है, जो कि सीधा जाकर काइसेन के सर पर लगता और इस बात से गुस्सा होकर याइको उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि काइसेन से माफी मांग लो, और उन्हें नशेड़ी भी कहता है। पर इस बात से वो आंदोलन के कार्यकर्ता अफेक्ट हो जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ की ऑनर उन सभी को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे मारकर साइड कर देते हैं। पर हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने उस ऑनर को गिरने से बचा लिया होता है और उन लोगों से कहता है लोकतांत्रिक आंदोलन का मकसद कमजोर लोगों की मदद करना ही है ना, इसलिए तुम्हें कमजोर लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये बात सुन उन सभी कार्यकर्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर वो सभी लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से सबसे हट्टा कट्टा आदमी वो उस लड़के पर हमला कर देता है और उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपने हाथ में हथियार भी छुपा रखा था और वो काफी खुश होता है कि उसने उस लड़के को हरा दिया। पर उस लड़के को उस आदमी के हमले से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और अब देखते हैं इस हट्टे कट्टे आदमी ने उस पर हमला किया था, उसके हाथों में ही चोट लग जाती है। पर ये होने के बाद भी वो लोग नहीं मानते, क्या करे, किस्मत में ही मार खाना लिखा हुआ भाई के। वो लड़का कहता है अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा तो तुम मर जाओगे, तेरे लिए तो मेरा एक उंगली ही काफी है। और वो लड़का जब अपनी एक उंगली से उसे मारता है तो कार्यकर्ता दूर जाकर गिरता है और ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर उस कार्यकर्ता का एक साथी उस लड़के को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है, पर तभी काइसेन उसके पीछे जाकर कहता है जब तक तुम हाथापाई कर रहे हो तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी तलवार निकालने की कोशिश भी की तो फिर मैं बीच में आऊंगा और तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा। काइसेन कहता है लोकतांत्रिक आंदोलन बहुत अच्छी चीज है, पर इससे सरकार को सुधारने से पहले तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम घर चले जाओ पैसे देकर। उसके बाद वो दोनों लोग अपने उस घायल साथी को कंधों पर उठाकर घर लेकर जाते हैं। फिर वहाँ वो ओनर उस लड़के को शुक्रिया करती है। लड़का कहता है ये लड़ाई मेरी खुद की थी और ये मेरा फैसला था, तो आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए। उसके बाद वो लड़का काइसेन से पूछता है अरे वो तलवारबाज तुम्हारा सिर तो ठीक है ना? काइसेन कहता है मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। वो लड़का कहता है अब मुझे समझ आया, तुमने जानबूझकर हमले से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर तुम हटते तो इस लड़की को चेहरे पर काफी ज्यादा गहरी चोट लग सकती थी। काइसेन कहता है नहीं मैं इतना होशियार नहीं हूँ। पर वो लड़का कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? पर काइसेन मना कर देता है नहीं भाई आज नहीं कहीं और। वो लड़का कहता है ठीक है अगर तुम्हारा मन हो तो तुम कभी भी लड़ने के लिए आ सकते हो, मैं शहर के बाहर ही रहता हूँ गोरुत्सुगिया में। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ की ऑनर आती है और वो कहती है उस लड़के ने बिना पैसे दिए ही चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो कि काउरी के घर को हड़पना चाहते थे। वो लोग काइसेन से बदला लेने के लिए उसी लड़के के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि वैसे तुम लोग जेल से कैसे छूटे? वो बुढ़ऊ कहता है हमारी नफरत ने हमें ताकत दी, अगर वो आदमी ना आया होता हमारे काम के बीच में तो अभी तक हमारा काम हो चुका होता। और इस लड़के का नाम है जानजा, मुझे भी अभी पता चला। जानजा उस बुढ़ऊ से पूछता है क्या वो काइसेन ताकतवर है? मैं किसी कमजोर से नहीं लड़ता। वो बुढ़ऊ कहता है कि काइसेन ही वो मशहूर तलवारबाज बत्तोसाई है। और ये जानकर तो जानजा तुरंत काइसेन से लड़ने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं वो बुढ़ऊ और उसका भाई जानजा के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर 2 हफ्ते बाद भी उसका कोई अता पता नहीं होता और उस बुढ़ऊ का भाई जानजा को गाली देने लगते हैं। पर तभी जानजा उन्हें आकर एक टपली देता है और जानजा को देखकर वो पूछता है पिछले 2 हफ्ते से तुम कहाँ थे? वो बताता है कि वो लड़ाई करने के लिए गया हुआ था और अपनी तलवार उठाकर निकल जाता है काइसेन के पास। और हम काइसेन को देखते हैं जो कि मस्त आराम से याइको के साथ बैठकर चाय बिस्कुट खा रहा होता है। पर तब यहाँ दरवाजे पर जानजा आ जाता है और खड़ा हो जाता है जैसे वो उसे लड़ने की चुनौती दे रहा हो। और ये देखकर काइसेन भी अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है। पर जब वो देखता है कि बाहर जानजा है तो वो उससे कहता है अच्छा तुम हो, पर मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। पर जानजा कहता है मेरा नाम जानजा है और मैं किराए का गुंडा हूँ और मुझे तुमसे लड़ने का काम दिया गया है और मुझे ये भी पता है कि तुम ही मशहूर तलवारबाज बत्तोसाई हो। और ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चल गया भाई काइसेन के बारे में। वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में अंदरूनी बातें पता करने की कोशिश की पर मुझे कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिना तैयारी के लड़ने चला आया। और यहाँ हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि काइसेन और जानजा को छिपकर देख रहे होते हैं। वो मास्क वाला आदमी बुढ़ऊ से कहता है मैं जानजा बत्तोसाई को मार भी पाएगा कि नहीं? और बुढ़ऊ कहता है
मुझे पता है कि जानजा उसे नहीं हरा पाएगा, पर हाँ वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देगा और इसी का फायदा उठाकर हम उसे मार देंगे। और फिर वो अपनी पिस्तौल दिखाता है जो कि उसने अभी खरीदी थी। फिर हम काइसेन को देखते हैं जो जानजा से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें जुल्म देखना और सहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे उसूलों से काफी ज्यादा अलग है। फिर ऐसा क्या हुआ था इसकी वजह से तुम ऐसे बन गए। और जानजा कहता है छोड़ो वो सब बात, अगर तुम्हें सच में जानना है कि मुझे क्या हुआ था तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। और जानजा कहता है कि हर शाही योद्धा कमीना है और वो बस फालतू की बातें ही करते हैं और वो उन सभी से नफरत करता है। काइसेन कहता है ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हें उन गुरुमा भाइयों ने भेजा है ना। जानजा कहता है नहीं पहचान गए। और फिर वो लोग उन्हें सामने आने के लिए कहते हैं और वो दोनों भाई पहले तो हिचकिचाते हैं और फिर उनके सामने आ जाते हैं। जानजा को पता था कि ये दोनों भाई कोई ना कोई तिकड़म करेंगे, इसलिए वो उनसे हथियार मांगता है और वो बूढ़ा अनजान बनने की कोशिश करता है। पर जानजा उसके पास से पिस्तौल खोज लेता है और इसे तोड़ देता है और उन्हें ये कहता है कि ये अब मेरी लड़ाई है तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाना। फिर जानजा कहता है ये जगह काफी छोटी है इसलिए मैं अपने हथियार का यूज नहीं कर पाऊंगा और उसे किसी खाली जगह पर चलने के लिए कहता है और काइसेन भी मान जाता है और फिर वो लोग खुली जगह पर जाने लगते हैं। काइसेन याहिको से पूछता है मेरी असलियत जानकर हैरान हो गए थे ना। याहिको कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उतने डरावने नहीं हो, बल्कि अब मुझे समझ आ रहा है तुम जैसे योद्धा को राक्षस के जैसे ताकतवर होना चाहिए। याहिको जानजा को तलवार को देखकर कहता है उस हथियार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई भाला है, तुम तलवार से भाले का मुकाबला कैसे करोगे। काइसेन जानजा कहता है ये कोई भाला नहीं है बच्चे, बल्कि उससे भी शानदार चीज है। ऐसे ही बातें करते हुए लोग नदी के किनारे एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जानजा अपने हथियार को दिखाता है कि काफी ज्यादा भारी भरकम तलवार होती है और ये एक जान बाटो है। और फिर वो लड़के एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जानजा पहले हमला करता है और काइसेन उस हमले से बचकर उसे काउंटर अटैक करता है और जानजा दूर जाकर गिरता है। सभी लोग को लगता है काइसेन ने उसे हरा दिया और धूल हटती है और हम देखते हैं जानजा अभी भी ठीक होता है। यहाँ काओरी कहती है अब मैं समझ गई, इसकी खूबी इसके बेशुमार ताकत नहीं है और ना ही इसकी जान बाटो तलवार है, बल्कि इसकी खूबी तो है ये किसी भी खतरनाक हमले को सह सकता है। जानजा कहता है असली लड़ाई अलग होती है जिसमें धारदार तलवार का इस्तेमाल ना हो और यहाँ माहिर तलवारबाज नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जो ज्यादा मार खा सकता है। और काइसेन कहता है ये बात तुम तब कहना जब मेरे हमलों के बाद तुम अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सको। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।